अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। मतलब इसमें पल्मोनरी डिजीज़ है, हमारी लंग्स की कोई डिजीज़ चल रही है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह से होगी कि हमारा लंग जो है ना वो ऐसे बढ़ गया, उसका जो मतलब ओवरऑल है ना उसका साइज़ वो बढ़ गया। अगर नॉर्मल वो इतना था तो अब उसका साइज़ बढ़ गया, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी एयर उसके अंदर आती है ना वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, ट्रैप हो जाती है। उसकी जो ये वाली एबिलिटी होती है ना कि वो उस एयर को बाहर निकाल पाए, वो ख़त्म हो जाती है। इस वजह से वो एयर जब अंदर ट्रैप रह जाती है तो ऐसी डिज़ीज़ को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है यहाँ पे, कि एयर को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, अंदर ही एयर फंस गई है, ठीक है, ब्लॉक हो गई है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब काफ़ी अरसे से क्या हो रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है लंग्स के अंदर, और उसको हम कहते हैं COPD, ठीक है। So it comprises of group of diseases which is characterized by airway obstruction. एयरवे अंदर जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, लंग जो है वो एम्प्टी नहीं हो पाएगा, एयर अंदर ही ट्रैप होके रह जाएगी। तो ये जो डिजीज़ होती है जिसमें ऐसा हमारे पास होता है ना केस, उसको हम कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये देखिए आपके पास ना दो तरह का लंग होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टेड लंग होता है और एक रिस्ट्रिक्टेड लंग होता है। इसमें जो आपको दिखाया हुआ है सबसे पहले दिस इज़ द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग। इसमें देखें लंग का साइज़ जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, और इसमें क्या होता है एयर ट्रैप हो जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। और जिसमें हमारे लंग का साइज़ छोटा सा हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एयर अंदर ही नहीं आ पाएगी, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, एयर को अंदर आने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एयर जब अंदर नहीं आ पाएगी तो उसको हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड लंग। एयर जब अंदर आ गई है लेकिन बाहर नहीं जा पा रही, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टेड लंग, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग का। अब हम आगे देखते हैं ये क्या हो गया कि आगे क्या है। अब वो बता रहे हैं कि FVC और FEV क्या होता है। ये यहाँ पे ना ये जो PDF है इसमें कुछ वर्ड्स गलत लिखे हुए हैं, टाइपिंग एरर है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं। एक यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि FEV ओवर FVC, ठीक है, ये आपके पास जो है एक्चुअली रेशो होती है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ये रेशो होती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है ये क्या होती है, और फोर्स्ड वॉल्यूम फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बैलून जो है ना वो इन्फ्लेट किया, ठीक है, मतलब आपने बैलून जो है उसको भरा। मैं इसकी डायग्राम से आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक बंदा, इसने बलून को जो है ना पहले उसमें हवा भरी है, ठीक है, और फिर फुल अपनी हवा जो है सारी बाहर निकाल रहा है, ठीक है, ये बैलून की एग्जांपल हो गई। अब देखें जब उसको पहली दफ़ा मतलब उसके अंदर वो हवा भर रहा होगा ना तो एक्सपायरेशन कर रहा होगा ना, तो एक्सपायरेशन जो फर्स्ट सेकंड में होगी ना एक्सपायरेशन, उसको हम कहते हैं FEV, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, कि पहले सेकंड में उसने कितनी एक्सपायरेशन की, उसको हम कहेंगे फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। अब वो जो फुली फोर्सली सारी हवा अपनी बाहर निकालेगा कि पूरी तरह बैलून भर जाए, ठीक है, सारे बैलून जो फिल हो जाए, तो उसको हम कहेंगे फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। तो उसकी वजह से हमारे पास एक ग्राफ आता है ये वाला, जिसमें देखें ये टाइम है और ये हमारे पास वॉल्यूम है। हमने बैलून को जो है उसके अंदर एक्सपायरेशन की, तो ये जो फर्स्ट सेकंड में आ रही है ना, ये इधर तक जो लाइन है, ये वाली इन्होंने लाइन दिखाई हुई है ना आपको, यहाँ तक, दिस इज़ अ फर्स्ट सेकंड। ये जो फर्स्ट सेकंड में आप फोर्सली एक्सपायर करते हो और बैलून को फिल करते हो पहले सेकंड के अंदर, ये आपका FEV है, ठीक है। और ये जो आगे फर्दर जा रही है लाइन इस तरह से, जब तक पूरी तरह आपने एक्सपायर नहीं कर लिया, ये आपकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है। सो ये आपके पास दो चीज़ें होती हैं। अब ऐसे लोग जिनका जो लंग है ना वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, मतलब कि उसके अंदर जो एयर है वो ट्रैप होगी हुई है, वो बाहर नहीं जा सकती, तो ऐसे लोगों को अगर हम बैलून देंगे ना तो वो उसको फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो है वो दोनों कम हो गई हुई हैं। उनकी ऑब्स्ट्रक्शन है, उनका जो लंग है वो अपनी एयर को बाहर नहीं निकाल पा रहा, उनकी एयर जो है वो अंदर ट्रैप्ड है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी जो रेशो आती है ना FEV और FVC, ये ना कम हो गई होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में FEV वर्सेस FVC रेशो क्या होती है, वो क्या कम हुई होती है या ज़्यादा हुई होती है, तो आपने कहना है कि वो डिक्रीज़ड हुई होती है, ठीक है। और जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो इसमें राइज़ हुई होती है, क्योंकि एयर ट्रैप्ड है। जितनी ज़्यादा लंग के अंदर एयर होगी उतनी ज़्यादा लंग की कैपेसिटी होगी, ठीक है।
तो इस वजह से टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो लंग की ज़्यादा होगी। तो ये आपके पास बेसिक चीज़ है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की। ऑब्स्ट्रक्टेड लंग सिर्फ आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए कि आपके लंग के अंदर एयर ट्रैप्ड है, वो बाहर नहीं निकल पा रही। तो ऐसे लोगों को अगर आप बैलून फिल करने के लिए देते हो, आपने बैलून की एग्जाम्पल रखनी है याद अपने जहन में, तो वो बैलून फिल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एयर लंग के अंदर ही जो है ना वो ट्रैप होगी, वो बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, अब वो बाहर क्यों नहीं आ सकती, इसमें कुछ डिजीज़ होती हैं ऐसे लोगों में, लाइक उनमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लाइक उनके वो डिजीज़ हो सकती हैं, लाइक उनको एम्फिसिमा हो सकता है, लाइक वो इस्दमा के पेशेंट्स हो सकते हैं, लाइक वो जो है ब्रोंकाइटिस के लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्टेड लंग होता है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आपको क्या समझ आ रही है कि आपके जो ब्रोंकाई हैं उनकी इन्फ्लामेशन चल रही है, बहुत अरसे से चल रही है, क्रोनिकली चल रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कफ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब उसकी जो एक क्राइटेरिया होता है ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, वो ये होता है कि मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स में उनको 3 महीने तक जो है ना ये कफ रहे। ठीक है, ये नहीं है कि उसको थोड़ी सी कफ हुई तो हम कह देंगे जी ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो है ना पेशेंट है, ऐसे नहीं होता। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कंसेक्टिव ईयर्स में, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2021 चल रहा है, 2021 पर चल रहा है और इससे पहले 2020 था। ठीक है, तो ऐसे लोगों में क्या होगा कि वो आपके पास पेशेंट आएगा, वो कहेगा कि डॉक्टर डॉक्टर लास्ट ईयर में भी मुझे जो है ना 3 महीने कफ रही थी और वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी, और अभी जो है इस ये जो साल है इसमें भी मुझे 3 महीने जो है ना कफ रही है। तो अगर वो आपको ये कहता है ना कि 3 महीने मुझे कंसेक्टिव 2 साल जो है, पहले पिछले साल भी 3 महीने रही थी, अभी 3 से महीने रही है, फिर आप उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहोगे। अगर 3 महीने से कम कम महीनों की कफ है तो हम उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे इन द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ये उन लोगों में ज़्यादातर होती है इन्फ्लेमेशन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाली, जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है आपको पता है कि स्मोकिंग करने की वजह से हमारे जो ब्रोंकियल ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी मीन्स उनका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो उनके म्यूकसल ग्लैंड्स जो होते हैं उनका साइज़ जो है, उनकी जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब रीड इंडेक्स के बारे में आपको क्लियर एंड कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ना हमारी जो ब्रोंकियल एपिथेलियम होती है ना, उसमें सबसे पहले एपिथेलियम होती है, फिर उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू होता है सारा, उसमें म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और नीचे कार्टिलेज वगैरह होता है, आपको पता है वो कार्टिलेज से कवर होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम ना रेशो लेते हैं, ये ना 20 जो रेशो होती है ना, ये आपकी जो म्यूकोजल ग्लैंड्स की थिकनेस है उसकी होती है रेशो, और जो ए और डी है ना, मतलब ये बता रहे हैं कि आपकी जो थिकनेस ऑफ एपिथेलियम से लेके कार्टिलेज का डिस्टेंस है। तो अब क्या होगा कि नॉर्मल हमारी बी सी ओवर ए डी हम जो रेशो लेंगे, मीन्स दैट म्यूकोजल ग्लैंड्स की जो थिकनेस है डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द एपिथेलियम टू द कार्टिलेज। नॉर्मल तो हमारे पास जो है वो नॉर्मल ही होगी ना, लेकिन ऐसे लोग जिनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है उसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, अगर वो नॉर्मली इतना रीजन कवर कर रहे थे, तो अब जब उनकी हाइपरट्रॉफी होगी, साइज इंक्रीज होगा, तो वो ऐसे ऐसे कवर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब इस तरह से ना उनकी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी इस लेयर की। तो अब जब हम मैयर करेंगे, ठीक है, अब जब हम मैयर करेंगे बी सी ओवर ए डी के रेशो, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास ऊपर वाला ये वाला न्यूमिनेटर होगा, ये ज़्यादा होगा ना बीसी वाला, तो उसकी वजह से ये जो रेशो होगी ये इंक्रीज़ हो जाएगी। तो रीड इंडेक्स क्या होता है कि इट एक्चुअली डज़ व्हाट, ये क्या होता है कि हमारे पास इंक्रीज थिकनेस हो जाती है म्यूकोजल ग्लैंड्स की रिलेटिव टू द ब्रोंकियल वॉल थिकनेस, जिसकी वजह से जो रीड इंडेक्स होता है वो जो नॉर्मल हमारे पास 50% से क्या था, जो है नॉर्मल जो था वो 40% से कम था, अब हमारे पास वो 50% से ज़्यादा हो जाएगा। बस ये आपने याद रखना है कि रीड इंडेक्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज़ वो जो रेशो मैंने आपको बताई है उसकी वजह से। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, जो हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लोग होंगे, मैंने आपको बताया उनकी जो म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, म्यूकस बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, जो म्यूकस उनके उनके गले में इतना ज़्यादा फंसा होगा, उनको प्रोडक्टिव कफ आएगी ना, उनकी जो कफ होगी उसमें से जो स्पूटम निकलेगा वो फुल ऑफ प्रोडक्टिव कफ होगा, मीन्स कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पस होगी। ठीक है, और ये ब्लू ब्लॉटर्स होंगे, साइनोसिस होगी। मैं आपको ब्लू ब्लॉटर्स बताती हूँ कि देखें, जब म्यूकस हमारे पास गले में फंसा होता है ना, मीन्स ब्रोंकस के अंदर म्यूकस फंसा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ट्रैप हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे लोगों में जो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो आपको पता है जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, तो ऐसे लोग आपको ब्लू ब्लू नज़र आएंगे, साइनोज नज़र आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ना इन लोगों को हम कहते हैं ब्लू ब्लॉटर्स, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है ना वो हमें साइनोज नज़र आती है। क्यों?
क्योंकि उनकी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी में ज़्यादा प्लग ट्रैप हुई हुई है और ऑक्सीजन जो है उनको प्रॉपर सप्लाई नहीं जाएगी, इस वजह से वो ब्लू ब्लू नज़र आते हैं। और इन्फेक्शन का भी रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि ऑब्वियसली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुई हुई है हमारी ब्रोंकाई की, तो वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं। कहीं भी म्यूकस फंसा होगा वो तो बैक्टीरिया को वैसे ही बड़ा पसंद है, वहाँ पे आ जाएंगे वो। कॉर्पल्मोनेल, ठीक है। कॉर्पल्मोनेल क्यों होगा? क्योंकि जब भी हमारी लंग्स की डिजीज़ चल रही होती है तो आपको पता है हमारा हार्ट जो है वो लंग के साथ ही कनेक्टेड होता है। ये फॉर एग्जांपल आपका लंग है तो उसने जो हार्ट हार्ट भी इधर ही पड़ा हुआ है ना, तो राइट हार्ट के अंदर लंग की सारी वो सर्कुलेशन आती है, तो राइट हार्ट फेलियर हो सकता है ना, तो उसको हम कॉर्पल्मोनेल कहते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लंग डिजीज़, हमेशा याद रखना है लंग डिजीज़ की वजह से हार्ट डिजीज़ भी स्टार्ट हो जाती है, राइट हार्ट स्पेशली जो राइट वेंट्रिकल होता है ना वो, ठीक है। अगर मैं आपको ना मतलब हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ रह जाती है मुझसे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई इंशाल्लाह कर दिया करूँगी, ठीक है। अब आ जाता है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो है अभी हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ा, उसमें हमने बेसिक क्राइटेरिया यही देखा था कि उसमें क्या हो रहा था कि म्यूकस ग्लैंड्स की ओवर प्रोडक्शन हो रही थी, म्यूकस बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा था हाइपरट्रोफी की वजह से। और उसने क्या किया था कि एक्चुअली हमारे पास जो है क्या किया था, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ जो है वो 3 महीने तक रही 2 सालों में कंसेक्यूटिवली, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा के में क्या होता है, हमारी जो एल्व्यूलर एयर सैक्स होती है ना उनकी वॉल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। नॉर्मल आपके एल्व्यूलर सैक्स आपको पता है ऐसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये इनकी वॉल्स की डिस्ट्रक्शन होगी ना, वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब ये इस तरह नहीं होंगे ग्रेप लाइक, अब ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। इनकी जो सरफेस एरिया होगा वो भी कम हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्व्यूलर सैक्स होते हैं एम्फीसीमा में, जिसकी वजह से इलास्टिक रिकॉइल कम हो जाता है, कोलैप्स हो जाते हैं हमारे एयरवेज, ठीक है। इलास्टिक रिकॉइल यही होता है ना कि वो जो इंस्पायरेशन हुई एयर की तो वो हमारे पास ऐसे मतलब खुल गए एयरवेज। जब हमारे पास एक्सपायरेशन होती है तो वो वापस अपनी स्टेट में वापस आना होता है ना, उन्होंने एक्सपायर करते हुए। अब वो जो रिकॉइल उन्होंने करना था वो वापस नहीं जाएंगे, वो इसी तरह बड़े बड़े ही रहेंगे, ट्रैप हो जाएगी ना एयर अंदर, क्योंकि हम पढ़ ही ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ रहे हैं, उनमें ट्रैपिंग ही होगी, ठीक है। और ट्रैपिंग हो जाएगी एयर की और हमारे पास एक्सेलेशन नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब ये जो एम्फीसीमा होता है ना इसमें एक्चुअली ना इम्बैलेंस होता है हमारी प्रोटीएजेस का और एंटी प्रोटीएजेस का, ठीक है। अब ये आपने हमेशा के लिए याद रखना है कि जो आपकी कभी भी आपकी लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो आपके वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स वहाँ के प्रोटीएजेस रिलीज़ करते हैं, न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस आके ना प्रोटीएजेस रिलीज़ करते हैं। प्रोटीएजेस मीन्स ये आपकी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन्स करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि अल्लाह ताला ने ना हमारे अंदर एक एंजाइम रखा होता है जिसको हम कहते हैं एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम ये क्या करता है, ये आपने पढ़ा होगा, ये हमारे ना प्रोटीएजेस को ना मतलब ख़त्म करता है। जब इनका काम मुकम्मल हो जाता है ना, मतलब प्रोटीएजेस अपना काम कर लेते हैं, बैक्टीरिया वशीरिया को मार देते हैं, तो उसके बाद एंटी ट्रिप्सिन ने प्रोटीएजेस को मतलब ख़त्म कर देना होता है, ताकि प्रोटीएजेस, क्योंकि हमारी जो लंग्स हैं उनकी वॉल्स भी तो प्रोटीन्स है ना, तो प्रोटीएजेस हमारी लंग्स की वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एंटी ट्रिप्सिन क्या करती है, इन प्रोटीएजेस को क्या करती है, ख़त्म करती है ना। तो अब ऐसे लोग जिनके अंदर एंटी ट्रिप्सिन नहीं होगा, एंटी ट्रिप्सिन नहीं होगी, तो उन लोगों के जो प्रोटीएजेस होंगे वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, तो प्रोटीएजेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे और लंग्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो यही कहानी है यहाँ पे भी लिखी हुई कि हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जब लंग की होती है तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस प्रोटीएजेस रिलीज़ करते हैं। प्रोटीएजेस को एंटी ट्रिप्सिन नॉर्मली जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन अगर अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए कि एंटी ट्रिप्सिन उसको काबू ना कर पाए, या हमारे पास ऐसे लोग जिनको एंटी ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो, तो उनमें प्रोटीएजेस जो होते हैं वो एल्वुलर वॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब स्मोकिंग भी हमारे पास एक कॉज है एम्फीसीमा का, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी स्मोकिंग था। अब आपको पता है स्मोकिंग तो हमारे लंग्स को ख़राब करती ही करती है, ठीक है। तो स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्फीसीमा, ठीक है। और जो स्मोक में पोल्यूटेंट्स होते हैं वो भी हमारे पास होते हैं ना, उसकी वजह से भी प्रोटीएजेस रिलीज़ होते हैं ऑब्वियसली। तो उसकी वजह से ना हमारे पास होता है सेंट्री एसिनार एम्फीसीमा। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ज़्यादातर ये अपर लोब्स में होता है, हमेशा याद रखना है। देखिए स्मोकिंग है ना, तो ऐसे याद रख लें, ये आपका लंग है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्मोकिंग आ रही है तो वो सबसे पहले यहाँ ही आएगी ना, ऊपर की तरफ अपर लोब्स में। तो ऐसे याद रख लें, स्मोकिंग तो सबसे पहले आपके जो अपर लोब्स ऑफ लंग है ना उसको अफेक्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरा कॉज़ मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होती है उसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीएजेस जो है वो हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है कि पैन एसिनार एम्फीसीमा जो होता है वो इसमें होता है,
ठीक है। ये मैं दोनों एम्फीसीमा के टाइप्स आपको बताती हूँ। अब जब अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है तो साथ में जो है लिवर सिरोसिस भी हो रहा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है ना, वो इस वजह से होती है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये जो एंटीट्रिप्सिन है ये भी तो एक प्रोटीन ही है ना, तो ये प्रोटीन कहाँ बनती है आपको पता है? सेल के अंदर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, वही इन प्रोटीन्स को जो है प्रॉपर्ली फोल्ड करता है एंटीट्रिप्सिन को, और हमारी जो है वो फिर इनकी जो है रिलीज़ होती है लिवर से, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर हमारी एंटीट्रिप्सिन जो है वो मिसफोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है जब भी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हमारे सेल के अंदर एक्यूमुलेट होती हैं तो उसकी वजह से जो है ना हमारा एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जमा हो रही हैं, ठीक है। जो प्रोटीन सही तरह फोल्ड नहीं होती तो वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेस डालती हैं। जब वो स्ट्रेस डालती हैं तो उसकी वजह से हमारे लिवर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। प्रोप्टोसिस कह रही है, एपोप्टोसिस हो जाती है। एपोप्टोसिस हो जाती है और उसकी वजह से लिवर डैमेज होती है। अगर हम ऐसे लोगों की बायोप्सी करवाते हैं तो उसमें हमें हेपेटोसाइट्स के अंदर पी एस पॉजिटिव जो है ग्लोब्यूल्स मिलते हैं। ये एक्चुअली हमारे पास जो है आपको दिखाया हुआ है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का केस में इन्होंने ना ये ज़रा हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो ग्लैंड्स है ना ये ज़्यादा हो गए, इनकी थिकनेस हो गई है ये, ठीक है। ये ग्लैंड्स हैं हमारे और इनकी थिकनेस हुई हुई है। और दूसरा इन्होंने यहाँ पे एम्फिसीमा दिखाया हुआ है कि ये सारा अपर लोब्स ऑफ द लंग के अंदर ग्रॉस अपेरेंस दिखाई हुई है, और ये इन्होंने माइक्रोस्कोपिक अपेरेंस दिखाई हुई है जिसमें एक्चुअली हमारी जो है वो एल्व्यूलर वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हुई हुई है और बड़े बड़े एल्व्यूलाई जो है वो बन गए हैं। पहले हमारे नॉर्मली ऐसे थे, अब इस तरह बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक्चुअली इन्होंने दिखाया हुआ है कि जो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एक्यूमुलेशन होगी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की हेपेटोसाइट्स के अंदर, ठीक है। तो ये पीएस पॉजिटिव होते हैं तो पिंक कलर के आपको जो है वो नज़र आते हैं, पिंक नज़र आ रहे हैं ना ये, तो ये पिंक नज़र आते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द एम्फीसीमा। इसमें आपको दिखाया हुआ है कि ये आपके नॉर्मल ब्रोंकायल एल्व्यूलाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एंड पे नज़र आते हैं ये एल्व्यूलाई। ये ब्रोंकायल एल्व्यूलाई नॉर्मली आपके ऐसे होते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जब अफेक्टेड एल्व्यूलाई होते हैं बाय एम्फीसीमा डिस्ट्रक्शन, किसकी वजह से? स्मोकिंग की वजह से, किसकी वजह से? प्रोटीएजेस की वजह से। जब एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी तो फिर क्या होगा कि इस तरह से हमारी वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और ये नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। एल्व्यूलाई ऐसे खुल जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक्चुअली इसकी टाइप से मैंने आपको बताना था कि ये नॉर्मल होता है बिल्कुल इस तरह से। टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है, फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होता है, एल्व्यूलर डक्ट होती है, एल्व्यूलस होता है, ठीक है। अब सेंट्री एसिनार में क्या होता है कि हमारे जो ये वाले होते हैं ना शुरू वाले, ये बस आपने याद रखना है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उनकी डायलेशन होती है, वहाँ पे एम्फीसीमा होता है, उसको हम सेंट्री एसिनार कहते हैं। और ये किसकी वजह से होते हैं? स्मोकिंग की वजह से, ठीक है। और स्मोकिंग जो है अपर लोब को इफेक्ट करती है, यही हमने पढ़ा ना। और दूसरा हमने पैन एसिनार पढ़ा है, और पैन एसिनार में क्या होता है? पूरे के पूरे मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एंड तक एल्व्यूलस तक सारे जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं एम्फीसीमा में, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वजह से होता है? हमारे पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से सारी हमारे पास हो जाते हैं। प्रोटीएजेज है ना, तो सारों को ही डैमेज करेंगे। पैरासेप्टल डिस्टल भी होता है, इसमें सिर्फ एंड वाला इन्वॉल्व होता है, और इरेगुलर में कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है जिधर उसकी मर्जी होती है। बस आपने सेंट्री एसिनार और पैन एसिनार जो है ना उसको याद रखना है, और ये याद रखना है कि कौन से लोब्स इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके लंग्स है ना, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा लंग्स का उसमें हमारे पास स्मोकिंग की वजह से होगा एम्फीसीमा, ठीक है। और अगर नीचे वाला पार्ट है तो उसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इस तरह भी मैंने आपको बता दिया कि आपको याद रहे कि किस में जो है ना कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।